सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बाबू। आज मैं आपके हल प्रश्न पत्र को लेकर आई हूँ। कल जो पेपर हुआ था मैंने सोचा उसका मैं हल प्रश्न पत्र आपको डाल दूँ, आप लोग मिला लीजिए। बड़ी व्यस्तता है बेटा, इस समय घर पे बड़ी भीड़ है, लोग आए हुए हैं इसलिए समय नहीं मिल पाया। तो हम इसको देखते हैं। तो आपने पढ़ाई होगा, निर्देश हम नहीं देखेंगे, हम सीधे अपने प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? ठीक, ये रचना है राम कुमार वर्मा जी की। बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, है ना, चित्रलेखा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। चित्रलेखा भगवत चरण वर्मा का उपन्यास भी है, तो इन्हीं की रचनाएं हैं। ये किसका है? पहले प्रश्न में कौन सा सही होगा? बी वाला, राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज है, हाँ, दूसरा प्रश्न यहाँ से है। दूसरा प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? तो ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है प्रेमचंद जी की कहानियाँ। इन्होंने बहुत सी कहानी, कहा जाता है कि इन्होंने 300 कहानियाँ लगभग लिखी थी। जो मानसरोवर नाम की एक इनका कहानी संग्रह है जो 8 भागों में संकलित है। शिखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये है अज्ञे जी का, जो प्रयोगवादी कवि है। अरे यायावर रहेगा याद की विधा क्या है? यात्रा साहित्य है ये। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, नकारात्मक प्रश्न पर आप विशेष ध्यान देंगे, इसमें नहीं वाला उत्तर देना है। तो इनकी आत्मकथा कितने भागों, देखिए एक प्रश्न तो यही बन गया कि इनकी आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नेर का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और एक और है इसका, और ये मेरी आत्मकहानी ये नहीं है। ठीक है, चौथा क्या है बाबू, दिमाग में इसमें नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नेर का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और एक और कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है बेटा। तो ये मेरी आत्मकहानी इसमें नहीं है। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, और भक्ति काल में दोनों थी, अवधि ब्रज, और रीतिकाल में कौन सी है? सिर्फ ब्रज है। 6 प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। 7वां प्रश्न है, कवि भूषण की रचना नहीं है। देखिए यहाँ जहाँ नकारात्मक है वहाँ रेखांकित किया है जो है एग्जामिनर ने। तो कवि भूषण की रचना नहीं है, रामचंद्रिका। ये किसकी रचना है? केशवदास जी की। ठीक है, और बाकी ये तीनों है उनकी, कवि भूषण की। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ था? तो महावीर जी की। ये सब प्रश्न मैं आपको दी थी, जो है चैनल, इसमें मैं रोज 2 प्रश्न डालती हूँ। तो इसमें ये प्रश्न है किसके नाम पर? द्विवेदी युग पढ़ा था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया था? तो राहों के अन्वेषी। ठीक है, धूप के धान किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की है। धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, सब उन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, व्याकरण से संबंधित है क्या? हाँ, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो हमने कई बार इसको पढ़ा। करुण का स्थायी भाव शोक है, जहाँ दुख हो। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटहीन, मानव सुर सरिता विमल, जल दृग उछरत मीन। तो जन मन जानो मानो मिल गया, सीधे सीधे उत्प्रेक्षा। आपके कोष्ठ में 3 है, ये है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि, अधिधन अक्ष, और इसमें संधि अगर पूछा जाए तो यड़ संधि, इको यड़च, ई का या ऊ का वा बन जाता है यड़ संधि में। ठीक है, हम और देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और समुदाय का बोध हो, वहाँ वहाँ क्या होता है? द्विगु, संख्या पूर्वक द्विगु। जैसे त्रिफला, सप्तऋषि, नवरात्र, पंचवटी, है ना। तो पंचानाम वटानाम समाहार है, समुदाय में भीड़, समाहार उसका। खीर शब्द का तत्सम होगा क्षीर, है ना। तस्मय विभक्ति और वचन है, तस्मय चतुर्थी है। सहतौते तमतौतान तेन ताभ्याम भई, तस्मय ताभ्याम तेभ्यः। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं विस्मयादिबोधक। जैसे अरे, हाय दुख है, ये सब क्या है? विस्मयादिबोधक। तो रोहन से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य है।
यहाँ उसकी भावना की बात हुई है कि रोहन से चला नहीं जाता है, तो भाववाच्य है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी माने अव्यय। ठीक है, तो अव्यय क्या है इसमें से? निकट। ये जो बालक है, पुस्तक है, पुराना है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएगा। निकट जो है अविकारी शब्द है। ठीक है, अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा खंड का में 20 प्रश्न है आपका ऑप्शनल, और खंड ख से आपका वर्णनात्मक प्रश्न है जो गद्य और पद्य आएगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न में हम देखते हैं कौन सा है पहला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानून पढ़नी नहीं चाहिए। ये बाबू मित्रता से है। आपका पहला ही लेसन है ना रामचंद्र शुक्ल जी का, मित्रता, उसी लेसन से है ये। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत प्रेरणास्पद जीवनोपयोगी पंक्तियां, क्योंकि आपके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है ये लेसन, है ना। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में आगे कैसे लोगों से मित्रता करें, कैसे लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगत का बहुत असर होता है। जैसी संगत कीजिए वैसो ही फल देव, और कदली से भुजंग स्वाति कुंतिन, जैसे संगत में रहेंगे संगत का बड़ा असर होता है बाबू। कहीं कहीं तो संगत जो है परवरिश से ऊपर बढ़ जाती है, कि माँ बाप का संस्कार पीछे हो जाता है और संगत आगे बढ़ जाता है। इस युवा अवस्था में जब आपको, सबके साथ होता है, एक उम्र का ऐसा ये तकाजा होता है कि आपको उचित अनुचित का बोध नहीं होगा। जो सही समझाएंगे वो बुरा लगेगा, दोस्तों की बातें आपको अच्छी लगेंगी। तो उस दोस्त को आप पहले परखिए कि वो आपको सही दिशा में ले जा रहा है कि आपको गर्त में गिरा रहा है, तब उनसे दोस्त। के सभी दोस्त गलत नहीं होते हैं, बस आपको परखना है कि किस संगत में आप रह रहे हैं। काजल की कोठरी में नए हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है पैलागे है। अगर आप गलत की संगत में हो तो आप गलत निश्चित कहे जाएंगे, ये जान लीजिए। तो गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत प्रेरणास्पद जीवनोपयोगी पंक्तियां हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की मित्रता नामक शीर्षक से अनुष्ठित है, जिसके रचयिता आलोचना सम्राट या शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उम्मीद है आपने यही लिखा होगा, और अगर नहीं भी लिखे, जो 9 के बच्चे हैं उनको आगामी में काम देगा भविष्य में। ऐसे ही आप लिखेंगे संदर्भ। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट होती है। कहने के मतलब इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके साथ अगर हम एक क्षण भी, एक घड़ी भी रह लें, तो उससे हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। और क्योंकि उतने ही बीच में वो ऐसी ऐसी बातें हमसे करते हैं जो हमें कभी सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बातें वो करेंगे, और उसका असर हमारे मन मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ जाता है, और हम, जो हमारी पवित्रता का नाश कर देता है, वहीं से हम कुत्सित मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया संगत का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी, संगत साथ में कटे कोटि अपराध। इतना प्रभाव है संगत का। और उसी के विपरीत अगर आप गलतों की संगत में रहेंगे तो गलत बुद्धि भी उसी तरह से प्रभावित करेगी आपको। ठीक है, किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है? तो गलत बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। अभी आप पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, कोई बिहारी गाना सुन लेंगे बड़ी जल्दी याद हो जाएगा आपको, है नहीं। तो वही माँ बाप समझाते हैं, बुरा लगता है। दोस्तों के साथ एक दिन चले गए कहीं मूवी देखने, तो बड़ा अच्छा लगा, फिर आपको रोज़ वही करने का मन कहेगा, गेम खेलने का मन कहेगा, मोबाइल देखने का मन कहेगा, जितनी गलत चीज़ें करने का मन कहेगा आपका। आगे देखते हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत की स्मृति बहुत सुखद लगती है। वे अतीत के स्वप्न देखते हैं। बेटा ये उससे है, क्या लिखूं से, जिसके रचयिता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो हम क्या देखेंगे? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित व्याख्याय पंक्तियां हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के क्या लिखूं नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम कहेंगे जो तरुण मतलब जो नवयुवक संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, जिनको अभी जीवन में कोई संघर्ष नहीं मिला है, कोई यातना नहीं मिली है, कोई दुख नहीं मिला, जो हमेशा सुख की छाया में ही रहे हैं, उन्हें यह संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, क्योंकि अभी जीवन के वास्तविकता को नहीं जिए हैं कि वास्तविक जीवन है क्या। जो लोग वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अपनी बाल्यावस्था यानी अपना बचपन अच्छा लगता है।
और जो तरुण अवस्था से दूर हट गए हैं उन्हें अपना अतीत यानी जो वृद्ध हो गए हैं उन्हें अपने बचपन की स्मृतियाँ, अपने बीते समय की बातें अच्छी लगती हैं। और जो नवयुवक है वो भविष्य में जीता है। ये हम सबकी कहानी है कि बेटा हम जो हमारे पास आज है हम वर्तमान को नहीं देखते हैं, हम भविष्य को की योजना में परेशान रहते हैं और भूत को देख करके उसको सोच करके दुखी होते हैं और उसी के चक्कर में अपना वर्तमान भी हम बिगाड़ देते हैं। वही चीज़ है ये। तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण यानी सोचने समझने का नज़रिया एक अंतर बताइए। तरुण जो होते हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो नवकिशोर हैं, नवयुवक हैं, ये भविष्य में जीते हैं, ये कल्पनाएं करते हैं। किशोरावस्था की एक विशेषता ही है कि कल्पना करना, कल्पना में जीना। और जो वृद्ध हैं वे क्या करते हैं, अपने अतीत में जीते हैं, उनको अपना बीता हुआ समय अच्छा लगता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। प्रश्न नंबर 2, ये भी वर्णनात्मक का ही है। उधो मन न भय 10-20 एक हुतौ सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। ये भ्रमर गीत से है और महाकवि सूरदास जी की पंक्तियां हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो हम संदर्भ में क्या लिखेंगे इसके कि प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ या भक्ति रस से ओतप्रोत प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि या अष्टछाप के कवि या आप कहेंगे कि पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले या श्रृंगार रस का कोना कोना झांकने वाले, वात्सल्य रस का कोना कोना झांकने वाले, कितना उपनाम लेंगे सूरदास जी के। कवि महाकवि सूरदास जी हैं। गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म यानी ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, और वह भी मन भगवान कृष्ण लेकर चले गए हैं। अब आप ही बताइए हम लोग किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, उनका ध्यान करें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ है। गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप तो इस जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, वह संपूर्ण योग के स्वामी हैं और हम उनके अलावा इस संसार में और किसी को नहीं जानते, ना दूसरा कोई हमारा भगवान है। उद्धव जी ने कहा ना कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग की उपासना करो, तो उन्होंने कहा कि आप जिनके मित्र हैं भगवान कृष्ण के, वही संपूर्ण योग के स्वामी हैं। तो इसलिए और वो हम उन्हीं को सिर्फ जानते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए हमको अलग से किसी ईश्वर की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी आहुत से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। ये किस पाठ से है? ये झांसी की रानी की समाधि पर है और इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, तो इसमें है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत में कहेंगे कि वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुत पंक्तियाँ या ओज गुण से भरपूर प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पर नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता वीर रस की एकमात्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कहते हैं जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते जो शहीद हो जाता है, जो बलिदान हो जाता है, उसका मान उसी तरह बढ़ जाता है जैसे यदि सोने को जलाकर उसकी भस्म बना दी जाए तो वह भस्म सोने से अधिक मूल्यवान हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आहूत से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताया था कि सा सी से सम सदृश समान जहाँ दिखे तहाँ उपमा जान। तो यहाँ सा सी से मिल रहा है तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया। नीचे दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश में किसी एक का क्या करिए संदर्भ जो है क्या करना है आपको, उसका संदर्भ और अनुवाद करना है। तो अब हमारा आ गया संस्कृत खंड, इसको संस्कृत परिचायिका भी कहते हैं। तो दुर्मुख द्वितीय कसाघात, इसका संदर्भ हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत साहित्यिक पंक्तियाँ सागर्भित व्याख्याय पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अनुस्यूत है। संस्कृत खंड के चंद्रशेखर आजाद नामक पाठ से अनुस्यूत है। तो क्या है इसका दुर्मुख
हे दुर्मुख, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है ना, तो हे दुर्मुख द्वितीय कशाघात है, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़ित, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, यानी मार खाकर चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। एवं स पंचदश कशाघात ही ताड़ित, इस प्रकार से वह 15 कोड़े के द्वारा मारे जाते हैं। तो जब यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्तः वही आगच्छेत् तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, जब चंद्रशेखर आजाद कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तो सभी लोग उनको घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके चरणों में गिर जाते हैं और माला पहनाकर उनका अभिनंदन करते हैं। ये करना, अथवा ये दूसरा, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता अवलंबिना संगम स्थली, ये भारतीय संस्कृति से है बेटा। मैंने बताया था कि भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीण और आपका वाराणसी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें ज़रूर आता है। तो भारतीय संस्कृति तो सभी मतावलंबियों की संगम स्थली है, सभी मत वालों की, यानी भारत में हर धर्म के लोग रह रहे हैं। तो समय समय पर इसमें अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए। यह भारतीय संस्कृति सामाजिक मतलब सभी का सम्मान करने वाली संस्कृति है, जिसके विकास में अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय अमेरिका संस्कृति का राष्ट्रीयता, हम एक मतलब भारत के एक नागरिक हैं और हमारी संस्कृति भी एक है। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। ये है आपका गद्यांश पद्यांश, वो गद्यांश था और ये पद्य है आपका। तो निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्रस्तुत साहित्य सार गर्भित व्याख्या पंक्ति हमारे पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के बीरह बीरेण पूजिते नामक शीर्षक से अनुच्युत है। यत् उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। ये देखिए वीरह वीरेण पूजिते से है। तो क्या कह रहे हैं, पूर्वराज बताते हैं ना अलछेंद्र को, अलछेंद्र मतलब सिकंदर को, कि जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है, वहाँ तक फैली हुई पृथ्वी का नाम भारत है और हम भारतीय उसके संतान हैं। मानव हित्वा प्रयोग भवत, ये जीवन सूत्राणी से है। आप वही संदर्भ फिर रहेगा। प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ मान्यता पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। तो मान यानी अभिमान को छोड़कर लोग सबके ऊपरी होते हैं। क्रोध छोड़कर मनुष्य नहीं सोचता है, निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि क्रोध में बोला गया शब्द अपशब्द ही रहेगा, उसको बाद में सोचेंगे तो अपशब्द तो होगा नहीं, इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं क्रोध को त्याग कर। कामम हित्वा अर्थवान भवति, अनंत कामनाओं को छोड़कर मनुष्य धनी हो जाता है और लोभ यानी लालच को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो है आपका ये खंड काव्य हो गया। तो खंड काव्य आप में जय सुभाष है, इसमें से 2 प्रश्न आपको यही करना है। एक, जय सुभाष खंड काव्य का चरित्र चित्रण सुभाष चंद्र बोस का हमने बताया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर साल आता है। और जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु, प्रथम सर्ग में उनका जन्म उन्म है, वही चीज़ इनकी पढ़ाई लिखाई वही है, वो उसको आप कर दिए होंगे। और अगला आप क्या है आपका, हम नए पेज पर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना। जयशंकर जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती। इसमें से जिसको आपको याद हो, मैंने कहा था वीक बच्चों को कि आगे से 3 लेखक का, आगे से 3 कवियों का जीवन परिचय आप पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई फंसेगा। ये दूसरे लेसन के हैं जयशंकर जी, ममता पाठ के। और इसी प्रकार से कवियों में भी हैं तुलसीदास, बिहारी लाल पंत जी और श्याम नारायण पांडे। तुलसीदास आ ही गए, तो इनका जीवन परिचय कर दिए होंगे आप, और एक रचना। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से पाठ्य वस्तु की कंठस्थ एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। हमने आपको पहले ही बोला था कि आप 3 श्लोक याद करेंगे, जो 2 आपके प्रश्न पत्र में इत्तेफाक से मान लीजिए आ गया, एक तीसरा आप लिख देंगे। ठीक है, और 8वां प्रश्न है, अपने विद्यालय की खेल सुविधा बहुत कम है आपके विद्यालय की, और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, उसमें खेल सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। यानी आपके विद्यालय में खेल का ग्राउंड छोटा है या खेल का मैदान कहीं कहीं नहीं भी है, किसी किसी विद्यालयों में, शहरों में इतने कम कम जगहों में विद्यालय बन रहे हैं, जैसे लगता है कि दुकान है, बाहर से पता ही नहीं चलेगा, उसका ग्राउंड बहुत छोटा, बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है, 2 एक लैब बन जाएगा और सब। तो पढ़ाई के साथ साथ
शारीरिक व्यायाम भी बहुत आवश्यक है, और खेल से बच्चे का मनोरंजन होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उनमें सहयोग की, प्रेम की भावना बढ़ती है, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है उसके जीवन के वृद्धि के लिए। उसके लिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है ना। और आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। यानी आपका जन्मदिन है, आपके दादाजी कहीं बाहर रहते हैं, या आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपके दादाजी घर रह रहे हैं, तो आपके जन्मदिन पर वो आपको एक बहुत अच्छी कोई पुस्तक भेजें, उसके लिए आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, तो किस तरह से पत्र में लिखकर भेजेंगे। अगला हो गया, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है आपका कि दानम कस्य मित्रम भवति। दान किसका मित्र होता है? तो मरने वाले का मित्र दान होता है। किसका होता है? मरिडस्य, यानी किसका मित्र दान होता है? एक मिनट, तो दानम मित्रम मारिष्यतः, तो मारिष्यतः मतलब मरने वाले का मित्र दान होता है। विद्या केन वर्धते, विद्याभ्यासेन वर्धते। कुत्र मरणं मंगलम भवति, वाराणसी मरणं मंगलम भवति। चंद्रशेखर स्वपितुः किम नाम कथयेत्। चंद्रशेखर ने पिता का क्या नाम बताया? चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निबंध। अगला और अंतिम प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? निबंध है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। एक विषय पर मेरा प्रिय साहित्यकार, वृक्षधरा के आभूषण यानी वृक्षारोपण, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कि मोबाइल आपके जीवन में वरदान है कि अभिशाप है? दोनों है बच्चा। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, खराब चीज़ें भी हैं। आप जिस तरह से उसका उपयोग करेंगे उसी तरह से वो आपको सहायता करेगी आपकी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। एक एक निबंध पर हम तो कहते हैं कि आप लिखना चाहें तो 55-56 पेज लिख सकते हैं। और इस तरह से बेटा हमने आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिया बाबू। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा भैया। आप 99 तक जाएं, 90 प्लस तो सारे बच्चे जाएं, यही उम्मीद है। और ठीक है बाबू, अपने राष्ट्रभाषा का गौरव मान सम्मान बढ़ाते हुए आप हिंदी का सम्मान करिए, इसका प्रचार प्रसार करिए, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे उसमें रहते, कहते आगे हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी। ठीक है, पढ़िए बाबू, मैं नहीं रोक रही हूँ, लेकिन अपने मातृभाषा का सम्मान भी करिए, है ना। ये आपकी मातृभाषा, आपकी माँ से मिली हुई आपकी भाषा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी प्रांत में पढ़िए, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मातृभाषा होगी और सेकेंड लैंग्वेज आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी, है ना। तो इस तरह से आप अपने मातृभाषा का मान सम्मान करिए, अपने देश का, अपने राष्ट्र का भैया आगे बढ़िए। आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद करती हूँ, बड़े को विराम देती हूँ। ठीक है बाबू, अब हम मिलेंगे फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।